हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बीके स्टडी पॉइंट। आज जो हमारा चैप्टर है वो फिजिक्स का चैप्टर है, ऊष्मा संचरण। आज हम इसको पढ़ेंगे और इस पर कुछ क्वेश्चंस ट्राई करेंगे। तो ऊष्मा संचरण इज हीट ट्रांसमिशन। इस चैप्टर में बेसिकली हम ये पढ़ेंगे कि हीट कैसे एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाती है, किसी एक ऑब्जेक्ट में, या फिर दो ऑब्जेक्ट हैं, एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट तक कैसे हीट जाती है। फिजिक्स में हीट ही होती है। कोल्ड नाम की चीज़ फिजिक्स में वैसे नहीं होती, लेकिन कम हीट को ही कहते हैं कि चीज़ कोल्ड है। लेकिन जो फिजिक्स में सारी स्टडी होती है वो हीट की होती है। स्टार्ट करते हैं। तो इस चैप्टर में हम ये देखेंगे कि कोई एक ऑब्जेक्ट है, उसमें एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक हीट कैसे ट्रैवल करेगी, या फिर दो ऑब्जेक्ट हैं, उसमें एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट तक हीट कैसे जाएगी। तो इसी सब की स्टडी होगी इस चैप्टर में। तो बेसिकली हीट ट्रांसमिशन के ऊष्मा के संचरण के तीन तरीके होते हैं, जैसे कि तीन तरीक़ों से ऊष्मा का संचरण होता है। और जैसे कि नंबर 1 चालन, उसको कंडक्शन भी कहते हैं। और दूसरा होता है संवहन, इसको कन्वेक्शन भी कहते हैं। और जो नंबर 3 है उसको कहते हैं रेडिएशन। रेडिएशन या फिर विकिरण। तो ये तीन तरीके होते हैं जिनसे हीट ट्रैवल करती है। कंडक्शन में बेसिकली क्या होता है, कंडक्शन में ऐसे होता है कि कोई जैसे ऑब्जेक्ट है, उसको हम एक साइड से हीट अगर दें उसको, तो दूसरे इस साइड से इस साइड तक हीट पहुँचेगी। कितने टाइम में पहुँचेगी, कैसे पहुँचेगी। कंडक्शन में हीट ऐसे जाती है किसी भी ऑब्जेक्ट के थ्रू, इसमें मीडियम चाहिए होता है इसको। और कन्वेक्शन में बेसिकली हीट जाती है जैसे कि पार्टिकल के थ्रू। मतलब जैसे आप किसी बर्तन में अगर पानी गर्म करते हैं, तो उसमें क्या होता है बेसिकली कि जो ठंडा पानी होता है वो पहले तो शुरुआत में सारा ठंडा होता है, तो नीचे से जब गर्म होते हैं पार्टिकल उसके, तो ऊपर चले जाते हैं, और बाकी के जो ठंडे पार्टिकल होते हैं ऊपर से वो नीचे आने लग जाते हैं। तो इसी प्रक्रिया से पूरा पानी गर्म हो जाता है। तो इसमें पार्टिकल के थ्रू हीट ट्रांसफ़र होती है, जो उसके अंदर के पार्टिकल हैं। और रेडिएशन में बेसिकली होता है, इसमें कोई मीडियम की ज़रूरत नहीं होती, इसमें एक ऑब्जेक्ट से हीट निकल के जाती है वो दूसरे ऑब्जेक्ट तक। जैसे कि सन है हमारा, सन, सूरज से क्या होता है कि लाइट निकलती है, वो रेडिएशन के थ्रू ही हीट आती है अर्थ तक। ये तीन तरीके हैं जिनसे कि हीट ट्रैवल करती है। तो सबसे पहले हम कंडक्शन को देखेंगे। कंडक्शन में हीट किस तरह से जाती है। कंडक्शन में जैसे कोई ऑब्जेक्ट है, लेट्स से दिस ऑब्जेक्ट, अब जब हम इससे इस साइड को गर्म करेंगे तो इस साइड तक हीट पहुंचेगी। तो कैसे पहुंचेगी, तो इस पर भी डिपेंड करता है कि इसकी लंबाई कितनी है। डेल्टा एक्स का मतलब है x2 माइनस x1, मतलब इसको कोऑर्डिनेट की तरह लेते हैं, तो इसलिए डेल्टा एक्स लिखा है। लेकिन अगर सिंपल लेंथ दे रखी है तो इसको लेंथ ही बोलेंगे, ठीक है। और इसका एक अपना मटेरियल का कांस्टेंट होता है, क्योंकि हर मटेरियल में अलग तरीके से हीट जाती है। अगर कोई दो मटेरियल हैं सेम लेंथ के हैं, जैसे कि एक लोहे का ले लो और एक किसी और मेटल का जैसे कि स्टील, तो उसमें दोनों में जो हीट जाएगी उनका रेट अलग अलग होगा। मतलब पहले में जल्दी पहुंच सकती है, दूसरे में देर से। तो ऐसे तो हर मटेरियल का अपना एक कांस्टेंट होता है जिसमें कि वो डिसाइड करता है कि इसमें हीट कितनी तेज़ी से बहेगी। तो इसको कहते हैं कि हर मटेरियल का इसमें अलग होता है। क्वेश्चन में आपको गिवन होगा। और फिर देखेंगे टेम्परेचर। जैसे इस पॉइंट से अगर इस पॉइंट तक हीट जानी है, तो इस पॉइंट का टेम्परेचर कितना होगा और इस पॉइंट का टेम्परेचर कितना होगा, T1 और T2। और एरिया की बात भी होती है, जैसे ये अब कितना मोटा हो सकता है, कितना पतला, तो एरिया भी डिसाइड करेगा कि हीट कितनी देर में जाएगी, क्योंकि ज़्यादा पार्टिकल हो जाएंगे। तो एरिया हम कैसे डिसाइड करते हैं, ये वाला एरिया नहीं होता, इसका क्रॉस सेक्शन का एरिया होता है, ये वाला। मतलब जैसे ये है तो इसका ये ऊपर का एरिया होगा, ये वाला। तो ये डिसाइड करेगा कि हीट कैसे जाएगी, ये होता है एरिया। तो इसका क्या फॉर्मूला बनता है, इसका फॉर्मूला ये बनता है डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी। डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी क्या है कि हीट में जो चेंज आएगा, मतलब हीट टाइम के साथ हीट में कितना चेंज आएगा, मतलब कितने टाइम में हीट गई। तो ये इक्वल है के ए डेल्टा टी अपॉन डेल्टा एक्स। के क्या है, मटेरियल का कांस्टेंट होगा, ए क्या है एरिया, और डेल्टा टी दोनों के टेम्परेचर में कितना डिफरेंस है, T2 माइनस T1 को डेल्टा टी कहेंगे, ठीक है। और डेल्टा एक्स इसकी लेंथ कितनी है। तो ये फॉर्मूला है।
इसको याद रखना, हर मटेरियल के लिए के की वैल्यू अलग होगी, वो गिवन होगी। तो इसमें क्वेश्चंस कुछ इस टाइप के आ सकते हैं कि हीट निकालने को पूछ सकता है वो, या फिर ये दिया हुआ इनमें से जैसे 1 2 3 4 5 चीज़ें हैं, कोई 4 दी हुई होंगी, एक मिसिंग होगी, वो निकालनी होगी कैलकुलेशन से। या फिर हो सकता है ये जैसे हीट का रेशो पूछ सकता है वो, कुछ नहीं। और कोई पॉसिबल क्वेश्चंस नहीं बनते हैं इसमें, बस इतने बनते हैं। जैसे कि इसका एक क्वेश्चन हम देख लेते हैं अभी। तो इसका एक क्वेश्चन जैसे कि हमारे पास है अभी ये वाला, एक ही पदार्थ से बनी हुई 2 बेलनाकार छड़ों। तो यहाँ पे इसने पहले ही बता दिया कि एक ही पदार्थ से बनी हुई है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो के की वैल्यू होगी, जैसे मैंने बताया था के की वैल्यू हर मटेरियल के अलग होती है, क्योंकि हर मटेरियल में अलग तरीके से हीट ट्रैवल करती है। तो अब जब एक ही पदार्थ से बनी हुई है तो के की वैल्यू तो दोनों की सेम रहेगी। और 2 बेलनकार मतलब कि बेलनकार आकार में है, ना कि ऐसे स्क्वायर टाइप का, क्योंकि क्रॉस सेक्शन का एरिया तो उसी हिसाब से डिसाइड होगा। क्षणों द्वारा उष्मा का प्रभाव हो रहा है, मतलब कि 2 हैं, ठीक है, 2 हैं, इनमें जाएगा। छड़ों का व्यास 1:2 का अनुपात में है, मतलब कि इसका जो जैसे मान लो ये पहली है और ये दूसरी है, हम इसका ऐसी नंबर दे रहे हैं, तो इसका जो रेडियस होगा, व्यास जो होगा इसका, वो कितना होगा, वो व्यास बेसिकली डायमीटर की बात हो रही है। तो इसका डायमीटर अगर 1 है तो इसका डायमीटर 2 होगा, या फिर इसका डायमीटर अगर 5 है तो इसका 10 होगा, जैसे 1:2 का अनुपात में है। और इनकी जो लंबाई है वो 2:1 है, मतलब पहले वाले की अगर 2 है तो दूसरे वाले की 1 होगी, या इसकी 10 है तो इसकी 5 होगी, ठीक है। तो लंबाई की ये रेशो दे रखी है। अब इसमें हमें उष्मा प्रवाह की दर बतानी है, ठीक है। दोनों सिरों का तापांतर समान है, मतलब कि T1 = T2 है। तो डेल्टा टी में तो इसमें उष्मा की दर कितनी होगी, तो हम फॉर्मूला लगाएंगे इसमें सिंपल, वही जो अपना है, क्या फॉर्मूला पढ़ा था हमने कि डेल्टा Q अपॉन डेल्टा T = छोटा टी आएगा, क्योंकि टाइम का टी है, के ए डेल्टा T अपॉन डेल्टा X, ठीक है। और ये हो जाएगा पहले वाले के लिए, ठीक है। अब इसने रेशो पूछी है तो दूसरे वाले का भी निकालेंगे। जैसे ये मान लो पहले का हो गया, तो डेल्टा Q अपॉन डेल्टा T दूसरे का क्या होगा, अपॉन के दोनों के लिए सेम होगा, एरिया ये पहले का और ये दूसरे का, और डेल्टा T दोनों का जो सिरों का जो तापांतर में जो अंतर है ना, वो दोनों का सेम है, मतलब जो T2 - T1 पहले के लिए है वो T2 - T1 दूसरे के लिए है। तो डेल्टा T और डेल्टा T इसका सेम रहेगा, अपॉन डेल्टा X। डेल्टा X इज बेसिकली दोनों की जो लंबाई है, ठीक है। तो ये डेल्टा X1 और ये डेल्टा X2। तो यहाँ से क्या के तो कट जाएगा, डेल्टा T भी कट जाएगा, तो इनकी जो रेशो आएगी ऊपर वाले की 1/, ऐसे कह सकते हैं हीट 1 हीट 2, क्या आएगी रेशो कि A1 अपॉन डेल्टा X1 अपॉन A2 अपॉन डेल्टा X2। तो इसमें कैसे निकालेंगे, इसमें बहुत आसान हो गया। पहले वाले का जो ये व्यास दे रखा हमें 1:2 में, इनका जो रेशो है, तो अगर इनका एरिया निकालेंगे तो एरिया बेसिकली हमारा πr² होता है। तो जो जब अगर व्यास इनके 1:2 में है तो इनकी त्रिज्या भी 1:2 में ही होगी, तो उसका स्क्वायर हो जाएगा। तो 1/एरिया का रेशो निकालेंगे हम, तो क्या हो जाएगा 1/4 हो जाएगा, ठीक है। 1/2 है तो स्क्वायर हो जाएगा 1/4। तो एरिया हो गया इसका, इसको ऐसे लिख सकते हैं A1/A2 इंटू डेल्टा X2 जाएगा ऊपर अपॉन डेल्टा X1। तो ये हो जाएगा A1/2 हो जाएगा 1/4, और डेल्टा X2 अपॉन डेल्टा X1 कितना हो जाएगा। अब लंबाई में हमें रेशो दे रखा है 2:1, ये है डेल्टा X1 अपॉन डेल्टा X2। तो डेल्टा X2 अपॉन डेल्टा X1 इसका उल्टा करेंगे तो कितना हो जाएगा 1/2, 2/1 है तो 1/2 हो जाएगा। तो आंसर कितना आ गया 1/8, तो मतलब कि 1:8 ही हो गया। तो इस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं, मैंने बताया था। इसमें या तो रेशो पूछ सकता है, या फिर कोई 4 चीज़ें निकाल के 4 चीज़ें दे के कोई 5वीं चीज़ पूछ सकता है। बस यही पॉसिबल क्वेश्चन बनते हैं इसमें, और कुछ नहीं। हमारा जो अभी सेकंड क्वेश्चन बाद में करेंगे, पहले आगे के कॉन्सेप्ट थोड़े समझ लें। तो बेसिकली हमने अभी तक ये देखा कि हीट कैसे ट्रैवल करती है, और कंडक्शन में हीट जब सेम कोई जैसे लोहे की रोड है, उसमें इधर से गर्म करते हैं तो यहाँ तक हीट जाती है, तो उसमें उसकी लंबाई और एरिया के हिसाब से हीट की जो टाइम के साथ कैसे चेंज होकर जाएगी हीट, वो निकालना होता है कि कितने टाइम में हीट पहुँची, ठीक है। तो ये हमने समझ लिया इस फॉर्मूले से, इस पर क्वेश्चन ट्राई कर लिया। अब जो हमारी जो सेकंड चीज़ आएगी वो आएगी बेसिकली कंडक्शन। कंडक्शन क्या है, तो जो न्यूमेरिकल्स होते हैं वो बेसिकली कंडक्शन पे होते हैं और रेडिएशन पे, और इस पर कन्वेक्शन पे कुछ खास होते नहीं। कन्वेक्शन को बस समझ लें, इसमें कुछ नहीं होता, इसमें बस पार्टिकल के थ्रू ही ट्रांसफ़र होती है, कि मतलब जैसे
पहले पार्टिकल आएंगे, उसके वो हीट लेके जाएंगे, फिर चले जाएंगे, फिर दूसरे पार्टिकल आएंगे, हीट लेके आएंगे, चले जाएंगे। इस तरह से जैसे पानी में होता है, दूध गर्म कर रहे हैं, कोई भी जैसे द्रव है उसको जब गर्म करते हैं तो यही होता है उसमें। ठंडे पार्टिकल आते हैं, हीट लेते हैं, गर्म होकर चले जाते हैं, तो ये कन्वेक्शन है। अब थर्ड वन है हमारा रेडिएशन, मतलब विकिरण। ठीक है, तो रेडिएशन में क्या होता है कि एक बॉडी से रेडिएशन निकलती हैं कुछ, और वो हीट लेके जाती हैं बॉडी से, उसकी बॉडी की हीट कम हो जाती है। ठीक है, तो इसमें कोई मीडियम की ज़रूरत नहीं होती, और ये एक सीधी लाइन में निकलती हैं और चारों साइड को मतलब पूरा स्फीयर बना लेंगे 3D में। और एक इसकी जो स्पीड होती है वो एक्चुअली स्पीड ऑफ लाइट के इक्वल होती है, लाइट की स्पीड से निकलती है रेडिएशन सारी। अब इसका जो थर्मल रेडिएशन है इसका रेट क्या होगा, मतलब कि जैसे हमने इसमें निकाला कंडक्शन में, ये एरिया पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था टेम्परेचर के चेंज में भी। तो Q/T में क्या होगा, इसमें बॉडी की बात होती है। अभी हीट तो कहीं भी जा रही है, किसी बॉडी से कहीं तक जाए तो उसको नहीं देखते, जिस बॉडी से रेडिएशन निकल रही है उस पर फोकस होता। तो जो रेडिएशन की पावर होगी जैसे ये है Q/T, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी एरिया के, मतलब जो बॉडी है उसका जो एरिया कितना है जहाँ से रेडिएशन निकल रही है, ठीक है, उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है बॉडी का जो टेम्परेचर है, कि कितना बॉडी का टेम्परेचर है, उसकी पावर 4 के। अब ये जो चीज़ें आती हैं ये एक्सपेरिमेंट से निकल के आती हैं, तो यही है इसमें कि Q/T इसके टेम्परेचर की जो पावर 4 करेंगे उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। अब इसी से हमारा एक वो आता है कि अगर टेम्परेचर से रिलेट करें उसकी रेडिएशन निकलने की जो क्षमता है उसको, तो आएगा वो E = सिग्मा T⁴। सिग्मा क्या है, कॉन्स्टेंट है बस, और कुछ नहीं है, और इसको हम स्टीफन कॉन्स्टेंट कहते हैं। ठीक है, और इसको स्टीफन का रूल कहते हैं कि अगर ये जब काम आता है जब दो बॉडी के टेम्परेचर दिए होते हैं, उसमें निकालना को दे रखा होता है कि उनकी रेडिएशन एक से दूसरे में कैसे निकलेगी, मतलब दोनों की रेशो क्या होगी, दोनों जब कंपैरिजन आता है दो बॉडीज़ का। तो जैसे इस पर हमारा क्वेश्चन है, इस पर हम क्वेश्चन देख लेंगे। तो क्वेश्चन क्या है इस पर सेकंड, एक कृष्ण पिंड ए से कृष्ण पिंड बी जिसका आकार एवं माप ए के समान है की अपेक्षा 4 गुना उष्मा का विकिरण होता है। मतलब एक है पिंड ए और एक है पिंड बी। ठीक है, अब इसमें से रेडिएशन निकली, इसमें से निकली, तो ये कह रहा है कि एवं माप ए के समान है। ठीक है, जिसका आकार एवं माप ये समान कह दिया, तो इसका मतलब क्या हो गया, एरिया तो सेम हो गया दोनों का, A1 = A2, तो इसलिए एरिया पे तो डिपेंड करने वाली है नहीं। अब टेम्परेचर पे डिपेंड करेगी, टेम्परेचर टू द पावर 4 कैसे, 4 गुनी उष्मा का विकिरण होता है। मतलब कि अगर इसमें से E1 निकल रही है कृष्ण पिंड ए से कृष्ण पिंड बी की अपेक्षा 4 गुनी, ठीक है, मतलब ए से जो निकल रही है वो 4 गुनी ज़्यादा है, और बी से जो निकल रही है मतलब कि E1 = 4E2 दे रखा है बेसिकली ये है। ठीक है, E1 = 4E2, और ए का तापमान अगर 192 डिग्री सेल्सियस है तो बी का तापमान कितना होगा। तो जैसा अभी हमने पढ़ा था E = सिग्मा T⁴, तो सिग्मा दोनों के लिए सेम रहेगा, तो E1/E2 क्या हो जाएगा, सिग्मा T⁴ सिग्मा T⁴, तो सिग्मा कट जाएगा तो आ जाएगा T⁴/T⁴। ठीक है, अब जब ऐसे फॉर्मूलाज आते हैं जिसमें टेम्परेचर की बात होती है, तो टेम्परेचर यहाँ पे स्टैंडर्ड यूनिट जो टेम्परेचर की है वो केल्विन होती है, तो डिग्री सेल्सियस में हम पुट नहीं कर सकते वैल्यू, उसको केल्विन में करते हैं। इसमें कुछ नहीं होता, बस 273 ऐड करना होता है और केल्विन में कन्वर्ट हो जाती है। जैसे 192 डिग्री सेल्सियस है बॉडी का, तो इसको अगर केल्विन में कैलकुलेट करेंगे तो 192 + 273 कर लेंगे बस, तो हो जाएगा 465 केल्विन। ठीक है, जब फॉर्मूला में पुट करेंगे तो केल्विन में पुट करेंगे आंसर, फिर उसके हिसाब से चेंज कर देंगे। तो E1 = 4E2 हो गया, मतलब E1/E2 कितना हो गया, 4, राइट। तो E1/E2 को इसमें पुट कर देंगे 4, तो ये हो जाएगा 4 = T1⁴/T2⁴। तो अगर इसको 4 करें तो ये आएगा √2 = T1/T2, राइट। दोनों साइड क्या कर दिया, इसकी √2 की पावर 4 कर देंगे और पावर 4 कट जाएगी, तो T1/T2 की रेशो कितनी आएगी, √2। तो मतलब T2 की वैल्यू कितनी आएगी, T1/√2, मतलब जो T1 का टेम्परेचर है उसको √2 से डिवाइड कर देंगे तो T2 टेम्परेचर निकल जाएगा दूसरी बॉडी का। T1 कितना था, 465, तो T2 निकालने के लिए क्या करेंगे, 465/√2, तो ये अराउंड आपका आएगा अगर कैलकुलेट करते हैं तो जैसे ये आंसर केल्विन में आएगा, फिर इसमें क्या करेंगे हम -273 करेंगे। ठीक है, जब डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करते हैं तो 273 माइनस करते हैं, और जब केल्विन में करते हैं तो 273 ऐड करते हैं।
तो ये जो आंसर आएगा ये रफली आएगा आपका 320 या लगभग आएगा 328.85 के लगभग। अगर इसको कैलकुलेटर से करेंगे तो 328.85, मतलब इसको 329 ही लेकर चलते हैं। तो 329 में से जब 275 घटाएंगे तो आपका 46 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा, मतलब ये ऑप्शन इसका करेक्ट है। तो ये रेडिएशन में था, एक बॉडी से दूसरी बॉडी में का रेशो के रेडिएशन किस में से ज़्यादा निकलती है, ठीक है। तो ये बॉडी से ज़्यादा निकल रही थी तो उसका टेम्परेचर जो है वो टेम्परेचर भी उसका ज़्यादा आ गया, ठीक है, 192। बी से कम निकल रही थी तो बी का टेम्परेचर भी कम है, 56 डिग्री सेल्सियस। तो इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं। तो हमारा कंडक्शन हो गया, कन्वेक्शन हो गया, रेडिएशन हो गया। तो ये कंप्लीट हो गया हमारा कि हीट ट्रांसमिशन कितने तरीक़ों से निकलती है बॉडी से, कितने तरीक़ों से जाती है। अब जो हमारा आगे का कॉन्सेप्ट है वो क्या है, अगला हमारा उत्सर्जन, मतलब एमिशन। एमिशन क्या है? एमिशन कुछ नहीं है, बस वही है, रेडिएशन निकलती है तो उसको एमिशन कहते हैं कि बॉडी की एमिसिविटी निकालते हैं कि कितनी उसकी क्षमता है अपने अंदर से हीट को बाहर निकालने की, तो उसको कहते हैं एमिसिविटी। और एमिशन क्या होता है? उत्सर्जन, क्या मतलब बॉडी जब हीट निकाल रही है रेडिएशन के फॉर्म में तो उसी प्रोसेस को एमिशन कहते हैं, उसी प्रक्रिया को उत्सर्जन। तो हम इसकी बॉडी की एमिसिविटी कैलकुलेट करते हैं कितनी निकाल सकती है ये हीट तो रेडिएशन के थ्रू, तो ये आती है लगभग E=Q/AT, ठीक है। तो ये क्या है? हीट कितनी निकली है बॉडी से हीट कितनी बाहर गई है, Q। तो ये क्या है? बॉडी का एरिया, और यहाँ पे जो T है वो है टाइम, कितने टाइम के लिए निकली है, ठीक है। तो वो है E=Q/AT, यह है एमिसिविटी ऑफ बॉडी। अब एमिसिविटी आती है तो दूसरी एब्जॉर्बिविटी भी आती है। एब्जॉर्बिविटी क्या है? मतलब अब शोषकता या अवशोषण क्षमता। तो ये क्या है? जैसे बॉडी से हीट बाहर निकली है, अब बॉडी हीट कभी कभार हीट लेती भी है बॉडी, ठीक है, क्योंकि अब यहाँ से निकल के जाएगी तो कोई ना कोई दूसरी बॉडी तो है ही जो एब्जॉर्ब करेगी, तो एक बॉडी एब्जॉर्ब भी करती है हीट को। तो ये है कितनी पावर से वो एब्जॉर्ब कर सकती है। तो ये जो है इसको कहते हैं एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी, इसका एब्जॉर्बिविटी का कांस्टेंट होता है ए, जैसे एमिसिविटी है वैसे ये एब्जॉर्बिविटी। तो अवशोषकता, तो ये कितना होता है? ये बेसिकली होता है कि इसने कितनी रेडिएशन बाहर, ये कांस्टेंट है कि इसने कितनी रेडिएशन बाहर निकाली, जैसे ही कह सकते हैं रेडिएशन आउट अपॉन इसका रेशो होता है रेडिएशन इन, मतलब बॉडी से कितनी रेडिएशन बाहर गई और कितनी रेडिएशन उसके अंदर आई, तो वो बताएगी इसने कितनी, मतलब उसने अब्जॉर्ब करके रख ली। जैसे इसमें हम कुछ हीट दी मैंने इस बॉडी में, सो अब इसमें से कुछ हीट निकली, तो मान लो कम निकली इसमें से और दी ज़्यादा, तो इसने कुछ अब्जॉर्ब कर ली, मतलब इसके अंदर रह गई। तो इसका कॉन्स्टेंट कैसे निकलता है? रेडिएशन आउट अपॉन रेडिएशन इन, इनकी रेशो करके। अब यहाँ से इन दोनों में एक लिंक है, इन दोनों में एक रिलेशन है। क्या है कि कोई भी बॉडी है उसका कुछ ना कुछ एमिसिविटी ई भी निकल के आएगा और ए भी निकल के आएगा, क्योंकि बॉडी कोई भी है वो रेडिएशन निकालती भी है और एब्जॉर्ब भी करती है। तो ई जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ए के, ठीक है, इक्वल नहीं होता है, ये इक्वल नहीं होता, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब क्या हुआ? मतलब जितनी बॉडी की एमिसिविटी होगी उतनी एब्जॉर्बिविटी होगी, या फिर जितनी एब्जॉर्बिविटी होगी उतनी एमिसिविटी होगी। मतलब कोई बॉडी जितनी रेडिएशन बाहर निकालेगी उतनी वो एब्जॉर्ब कर सकती है, और जितनी एब्जॉर्ब कर सकती है, जितनी उसकी पावर एब्जॉर्ब करने की, उतनी वो बाहर भी निकाल सकती है। तो यहीं से एक आइडियल ब्लैक बॉडी की बात होती है। आइडियल ब्लैक बॉडी वैसे ब्लैक बॉडी, जितने भी ब्लैक बॉडीज़ होती हैं काली चीज़ें, वो ज़्यादा हीट ट्रैप करती हैं। जैसे गर्मियों में अगर जैसे हम वाइट तो ब्लैक कलर की शर्ट पहनते हैं तो ज़्यादा गर्मी लगती है, उससे क्या होता है कि वो ब्लैक कलर की चीज़ें ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब करती है। आइडियल ब्लैक बॉडी का क्या मतलब है? मतलब ये आइडियल है, कोई रियल नहीं है, कि कोई ऐसी ब्लैक बॉडी अगर हम बना सके जिसका E=1 हो, मतलब एमिसिविटी 100%, या फिर E1 है तो उसका A भी 1 होगा, ठीक है। तो मतलब ये भी 100% होगा। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि वो जितनी भी उसको रेडिएशन दो सारी की सारी एब्जॉर्ब कर लेगी, वो जितनी भी हीट दोगे सारी की सारी एब्जॉर्ब कर लेगी रेडिएशन की फॉर्म में, और जितनी चाहें उससे मतलब उतनी हीट वो बाहर भी निकाल सकती है, उतनी एब्जॉर्ब कर सकती है और उतनी बाहर निकाल सकती है। अब जो अगला है हमारा कॉन्सेप्ट वो है मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट का।
ऊष्मा का यांत्रिक तुल्यांक। मतलब यहाँ पे क्या बात हो रही है, अब हीट से जैसे कोई काम करवाना है तो उसकी बात हो रही है। पहले हम इस पर एक बार क्वेश्चन कर लेते हैं थोड़ा सा, ये जो अभी हमने पढ़ा एमिसिविटी, एब्सॉर्बिविटी। तो जैसे हमारे पास ये क्वेश्चन है, इसमें क्या है, एक पृष्ठ की अवशोषकता 0.2 है, यदि इस पर 50 जूल ऊष्मीय विकिरण आपतित हो तो कितना विकिरण इस तल द्वारा अवशोषित हुआ। तो इस पृष्ठ की इन्होंने अवशोषकता दे दी, इसका मतलब क्या हुआ, उन्होंने ए की वैल्यू दे दी कि कितना वो ऑब्जॉर्व कर सकता है, ऑब्जॉर्टिविटी दे दी उसकी। तो ए की वैल्यू है 0.2, यदि इस पर 50 जूल ऊष्मीय विकिरण आपतित हो, मतलब जो रेडिएशन ए, जैसे हमने पढ़ा था ए रेडिएशन आउट ऑफ रेडिएशन विकिरण आपतित हो, तो इसका मतलब 50 जूल की जो रेडिएशन है वो इसको दी गई है। तो कितना विकिरण इस तल द्वारा अवशोषित हुआ, मतलब बाहर कितना निकलेगा, रेडिएशन आउट कितना है। तो सिंपल है, तो इसमें क्या करना है, कुछ नहीं। तो हम इसके बाद जैसे ए की वैल्यू इसमें 0.2 दे रखी है, तो इसमें और 50 जूल की जो रेडिएशन है वो इससे इसमें आ रही है, तो रेडिएशन आउट निकाल सकते हैं सिंपली, रेडिएशन आउट अपॉन रेडिएशन इन। तो ए की वैल्यू कितनी दे रखी है 0.2, और रेडिएशन आउट हमें निकालनी है अपॉन रेडिएशन इन कितनी दे रखी है 50 जूल। तो सिंपली 50 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे 100, तो पॉइंट है तो हो जाएगा 10 जूल। तो रेडिएशन आउट कितनी आ गई 10 जूल। तो इतने सिंपल क्वेश्चन आ सकते हैं इस पर, और तो कुछ आ नहीं सकता इस पर कुछ खास। और फिजिक्स में बेसिकली और कुछ नहीं होता, बस यही होता है कि आप कॉन्सेप्ट को कितने अच्छे से समझ चुके हैं। फिजिक्स में कोई इतनी प्रैक्टिस खास होती नहीं है, बस क्वेश्चंस की मतलब कॉन्सेप्ट आपने कितने अच्छे से समझा हुआ बस बहुत है। और उस कॉन्सेप्ट को पहले एक बार अच्छे से समझें, फिर उस पर ज़्यादा प्रॉब्लम सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, बस लिमिटेड प्रॉब्लम ही सॉल्व करें, लेकिन अच्छी प्रॉब्लम सॉल्व करें, ये नहीं कि छोटी मोटी ऐसी वैसी कर ली। अच्छी प्रॉब्लम सॉल्व करें ताकि जिसमें सोचने का टाइम मिले 1-2 मिनट। उससे क्या होगा, उससे आपके कॉन्सेप्ट और अच्छे से डेवलप हो जाएंगे, और मन में कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। फिजिक्स में जो भी आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा उस पर कोई भी क्वेश्चन कैसे भी बन जाए, फिर आप उसको सोल्व कर सकते हैं। मैथ्स में होती है ज़्यादा प्रैक्टिस की जरूरत, क्योंकि उसमें मैनिपुलेशन आ जाती है क्वेश्चंस की, उसमें क्वेश्चंस को मैनिपुलेट करना पड़ता है, वो जो कि प्रैक्टिस से ही हो सकता है फाइनल आंसर तक पहुंचने के लिए। फिजिक्स में ऐसा कुछ नहीं होता, फिजिक्स में सिंपल मैथ लगता है, बस कॉन्सेप्ट का खेल होता है, बाकी सब कुछ। मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट। सो ये क्या है कि जैसे हीट से कोई काम करवाना है, या फिर जैसे काम करते हुए हीट निकल रही है, वो उन दोनों का रिलेशन। जैसे कोयले के पहले इंजन चलते थे, उससे क्या होता था कि कोयले से जो जला के हीट निकलती थी उससे भाप बनाते थे और फिर उससे इंजन चलाते थे। तो एक्चुअली में वो हीट से मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्ट कर रहे हैं, हीट एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में। तो ऐसे जैसे कुछ काम करते हैं तो हीट भी जनरेट होती है, तो मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट कर रहे हैं हीट में। तो ये जैसे मैकेनिकल एनर्जी है W, और H है हमारा हीट। तो अगर इनका रेशो देखें तो ये आएगा कॉन्स्टेंट, जो कि J होता है, इसकी वैल्यू होती है 4.18 जूल। ठीक है, J की वैल्यू 4, मतलब कि W/H कितना आ गया 4.18 जूल में, क्योंकि ये दोनों एनर्जीज हैं, दोनों जूल में होनी चाहिए। और W क्या है कि काम, और ये कॉन्स्टेंट क्यों आ रहा है, क्योंकि आप जैसे जितनी हीट देंगे उतना ही ज़्यादा काम होगा, तो वैल्यू कॉन्स्टेंट आ जाएगी। या फिर जितनी कम हीट देंगे उतना ही कम काम करेगी वो, या फिर जैसे आपने जितना ज़्यादा काम किया उतनी हीट जनरेट होगी। और या फिर जैसे बहुत मेहनत का काम करते हैं तो पसीने पसीने आ जाते हैं, तो उससे क्या होता है कि आप जैसे जितना वर्क कर रहे हैं उतनी हीट निकल रही है बॉडी से, तो ये वही है। तो ये जितना ज़्यादा होगा उतना ये ज़्यादा होगा, तो इसलिए कॉन्स्टेंट हो गया। फिर ये जितना कम हो जाएगा उतना ये कम हो जाएगा, ताकि ये वैल्यू कॉन्स्टेंट बनी रहे। तो W/H की वैल्यू 4.18 होती है कॉन्स्टेंट। ये मैकेनिकल एनर्जी, ये हीट एनर्जी। ठीक है, तो इस पर जैसे भी क्वेश्चन हैं आप ट्राई कर सकते हैं, आसानी से हो जाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। इसमें एक और चीज़ होती है 4.18 जो वैल्यू है J, ये W/H के तो इक्वल होती है। अब W क्या होता है कि वर्क डन किसी भी तरीके से हो सकता है, जैसे काइनेटिक एनर्जी है 12 mv², तो वो भी एक तरह का वर्क डन है, उसको भी कंसिडर करते हैं कई बार। और H जो हीट है उसको एक्चुअली में पोटेंशियल एनर्जी से भी रिलेट करते हैं, क्योंकि जैसे पार्टिकल में हीट जाती है तो एक तरीके से उसमें पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो गई, वो बाद में एक्ट कर सकती है, तो इसको पोटेंशियल एनर्जी करके भी लिख सकते हैं, जैसे कि MST करके लिखते हैं इसको। W को लिखते हैं 12 mv² काइनेटिक एनर्जी फॉर्म में, और H को MST पोटेंशियल एनर्जी। यहाँ पे MST, M तो वही है द्रव्यमान बॉडी का, और S होती है इसमें कि उसकी विशिष्ट ऊष्मा कितनी है, और T होता है कि उसकी जो टेम्परेचर में कितनी चेंज आया, मतलब कि कितना बढ़ गया। जैसे जब हीट आएगी बॉडी में तो उसका टेम्परेचर एकदम से बढ़ जाएगा, या फिर जैसे काम करेंगे तो हीट जाएगी, तो हीट से टेम्परेचर बढ़ेगा, तो टेम्परेचर में कितना चेंज आया, मतलब कि T2 - T1 ये वैल्यू है T। और ऐसे कॉन्स्टेंट है, उसकी वैल्यू क्वेश्चन में गिवन होगी, जिसे विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं। ठीक है, और कुछ खास नहीं था इसमें, बस इतना ही था। तो इसकी वैल्यू 4.18 जूल भी होती है, और इसको अलग अलग
एनर्जी की जो होती है जैसे जूल और भी काफ़ी सारी यूनिट होती हैं उसमें कन्वर्ट कर सकते हैं उसी हिसाब से। सो W/H=J मैकेनिकल एनर्जी अपॉन हीट एनर्जी। तो बस यही था इसमें, और बस यहीं पर आपका चैप्टर फिनिश हो जाता है। इसके सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से पढ़ लिए हैं, ठीक है, और कुछ इसमें होता नहीं है। तो अब और इन्हीं पे क्वेश्चंस आते हैं बेसिकली। जैसे मैंने 3 क्वेश्चंस करवाए हैं, जैसे ये 3 क्वेश्चंस अभी आपने करे हैं कंडक्शन पे और इस पे एमिसिविटी पे और इस पे स्टीफन कांस्टेंट पे, इसी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। और भी इस पे क्वेश्चंस हैं जो आप जैसे प्रैक्टिस करेंगे। कॉन्सेप्ट आपने सब समझ लिए, इन पे क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लीजिए, बस ज़्यादा करने की जरूरत नहीं है, बस लिमिट में करें क्वेश्चन प्रैक्टिस। क्योंकि अगर ज़्यादा करनी है तो मैथ्स उठाओ, मैथ्स में करो जितने ज़्यादा हो सकते हैं। और मैथ्स में भी सारे चैप्टर्स में ज़्यादा क्वेश्चन नहीं करने होते, यही स्मार्टनेस होती है जो कुछ बच्चे करते हैं, कुछ नहीं दिखा पाते और इस वजह से सिलेक्शन नहीं हो पाता। स्मार्टनेस है कि ये नहीं बस मेहनत करे जाओ, कहाँ पे कितनी मेहनत करनी है ये भी जानना ज़रूरी है। तो इसमें फिजिक्स में इतने क्वेश्चंस करने की ज़रूरत नहीं है, बस कॉन्सेप्ट अच्छे से समझें और फिर लिमिट में क्वेश्चंस करें, लेकिन अच्छे क्वेश्चंस करें और मन में कोई डाउट नहीं रहना चाहिए फिजिक्स में। बस सो थैंक यू फॉर BK स्टडिंग हेयर BK स्टडी पॉइंट पे। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो पसंद आई तो लाइक करना और शेयर करना। थैंक यू सो मच।